जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, जबकि एक ने किया आत्मसमर्पण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड वैक्सीन पर लगने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों को माफ करने का किया समर्थन। कहा, यह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है और कोविड-19 महामारी की असाधारण परिस्थितियों के चलते विशेष उपायों की जरूरत। G7 ने चीन और रूस को लगाई फटकार। कहा, रूस लोकतंत्र को कमजोर करने की कर रहा है कोशिश और यूक्रेन को दे रहा है धमकी, जबकि चीन मानवाधिकारों के हनन और दूसरों को धमकाने के लिए अपने आर्थिक रसूख का कर रहा है इस्तेमाल। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में चेल्सी ने रियल मैड्रिड को हराकर बनाया फाइनल में स्थान। 29 मई को फाइनल में मैनचेस्टर सिटी से होगा सामना। इस्तांबुल में खेला जाएगा यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला। तो ये थी बड़ी खबरें और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है इन बड़ी खबरों का विस्तार। सबसे पहले बात कोविड की। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 3,29,113 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 81.99% हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 35,66,398 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,980 मरीजों की मौत हुई है और कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.09% हो गई है। और वहीं मृतकों के अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो वो 2,30,168 हो गया है। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के तहत अब तक 29,67,75,209 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19,23,131 कोविड नमूनों की जांच की गई। तो देश भर में अब तक 16,25,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। टीकाकरण के 110वें दिन यानी 5 मई को कुल 19,55,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। वहीं टीकाकरण के तीसरे चरण में पिछले 24 घंटों में 18 से 44 वर्ष की उम्र के 2,30,000 से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण में अब तक 9 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। भारतीय नौसेना के जलपोत लगातार कोविड के खिलाफ जंग में तत्परता से कार्यरत है। नौसेना का जहाज तलवार 5 मई को पश्चिमी समुद्री तट पर कर्नाटक के न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचा, जो बहरीन से 2 अलग अलग 27 टन तरल ऑक्सीजन टैंक को लेकर आया है। फारस की खाड़ी में तैनात आईएनएस कोलकाता भी 5 मई को कुवैत से रवाना हुआ, जो अपने साथ 27 टन के 2 ऑक्सीजन टैंक, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आ रहा है। इसके अलावा भी 4 युद्धपोत कतर और कुवैत में हैं, जो इन देशों से लगभग 27 टन क्षमता वाले 9 ऑक्सीजन टैंक और 1500 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर शीघ्र ही स्वदेश पहुंचेंगे। पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत ने कल सिंगापुर से 3,600 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 27 टन के 8 ऑक्सीजन टैंक, 10,000 रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट और 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ प्रस्थान किया। जबकि आईएनएस जलाश्व किसी भी सूचना पर तुरंत चिकित्सा केंद्र शुरू करने के लिए इस क्षेत्र में तैनात है। आईएनएस शार्दुल कोची में दक्षिणी नौसेना कमान का लैंडिंग शिप टैंक 3
तरल ऑक्सीजन भरे क्रायोजेनिक कंटेनर लाने के लिए फारस की खाड़ी के रास्ते पर है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के हिस्से के रूप में 9 युद्धपोतों की तैनाती देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है। और देश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी लगातार सक्रिय है। इस क्रम में बुधवार को भी वायुसेना के परिवहन विमानों के जरिए संक्रमण से निपटने के लिए जरूरी सामग्रियों की ढुलाई जारी रही। भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान वर्तमान कोविड-19 राहत अभियान के तहत भारत के बाहर 4 अलग-अलग स्थानों से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी कर रही हैं। वायुसेना का IL-76 विमान जहां सिंगापुर से 350 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर हिंडन एयरबेस की ओर रवाना हुआ, वहीं एक दूसरे IL-76 विमान के जरिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से पश्चिम बंगाल स्थित पानागढ़ के लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के 3 खाली कंटेनर लाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक C-17 विमान के जरिए बैंकॉक से ही क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के 4 खाली कंटेनर को पानागढ़ लाने के लिए तैनात किया गया है। इसी तरह बेल्जियम के ऑस्टेंड से भी पानागढ़ एयरबेस तक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के 4 खाली कंटेनर लाए जा रहे हैं। इसी तरह से भारत में विभिन्न स्थानों से वायुसेना जरूरी राहत सामग्रियों की आपूर्ति कर रही है। वायुसेना के C-17 विमानों के मदद से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के 2 खाली कंटेनर्स को विजयवाड़ा से भुवनेश्वर ले जाया गया, जबकि एक खाली कंटेनर को यलहंका से भुवनेश्वर, हिंडन से 4 खाली कंटेनर्स को भुवनेश्वर और 4 अन्य को नागपुर से भुवनेश्वर पहुंचाया गया। इसके अलावा हैदराबाद से ही भुवनेश्वर के 12 अन्य क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स की ढुलाई की जा रही है। भोपाल से होकर जामनगर होते हुए रांची के लिए 7, 11 अन्य हिंडन, आगरा और लखनऊ से होते हुए रांची और जामनगर के लिए और 4 अन्य चंडीगढ़ से रांची के लिए वायुसेना के विमानों के जरिए ले जाए जा रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते संकट के बीच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कोई खेप सीमा शुल्क अधिकारियों से मंजूरी के लिए लंबित नहीं है। इस खबर को हम एक बार फिर से बता दें कि कोई भी खेप सीमा शुल्क के बगैर लंबित नहीं है। उधर सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक खबरें थीं कि 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कस्टम विभाग में फंसे हुए हैं, जबकि ये सच नहीं है। इस बात की जब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी ओर से जांच की तो ऐसी खबर को झूठा और भ्रामक पाया गया और इनका कहना है कि कस्टम विभाग में कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप नहीं फंसी हुई है। कस्टम विभाग ने कहा है कि अभी तक विदेशों से मदद के रूप में कुल 3000 ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं और उन्हें इलाज के लिए विभिन्न जगहों पर भेजा जा चुका है। तो इस तरह की भ्रामक खबरें भी लगातार जो फैलाई जा रही हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। अब ये जो ताज़ा मामला है कि ये बताया गया, झूठी और भ्रामक खबर फैलाई गई कि 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कस्टम विभाग से नहीं अभी तक जारी हो पाए हैं और उनकी वजह से वो फंसे हुए हैं कस्टम की ड्यूटीज को लेकर के, जबकि ये सच नहीं है। कस्टम विभाग ने साफ किया है कि ये झूठी और भ्रामक खबर है। अब तक कुल 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बाहर से आए हैं और कस्टम विभाग उसको ऑलरेडी भेज चुका है, यानी कि इस तरह की कोई खबर नहीं है कि कस्टम विभाग में कोई भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फंसा हुआ है। तो सोशल मीडिया पर इस तरह के दुष्प्रचार को जानने, समझने और उससे बचने की जरूरत है। और बात तमिलनाडु की, जहां आज से 20 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। सिनेमा से लेकर इवेंट तक सभी बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से अलग रखा गया है। कोविड को रोकने के लिए केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों की सलाह को ध्यान में रखते हुए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50% कार्यबल के साथ कार्य करने की अनुमति है। मेट्रो ट्रेन, निजी और सरकारी बसों और किराए की टैक्सियों में केवल 50% बैठने की क्षमता की अनुमति है। इसी तरह सब्जी और किराना की दुकानों पर अधिकतम 50% ग्राहकों के साथ दोपहर तक एयर कंडीशनिंग के बिना काम करने की अनुमति दी गई है। उधर केरल में भी 8 मई से सुबह 6 बजे से 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगाया जाएगा।
उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी है। प्रदेश में सड़कें सूनी हैं और बाजार बंद हैं। कानपुर समेत तमाम शहरों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़कें सुनसान दिखी। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रही हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों की जांच करते हुए नजर आए। बिहार के छपरा के सदर अस्पताल और आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले 17 डॉक्टर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार ने बताया कि अनुपस्थित डॉक्टरों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सख्त रवैया अपना रहा है प्रशासन और ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं बिहार के गया में एक भाई बहन ने कोरोना से राहत दिखाने वाली एक वेबसाइट लॉन्च की है, जहां कोरोना मरीज डॉक्टरों से मुफ्त सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर रितिका सिन्हा ने बताया कि इसका नाम rocket.health.app है। वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा। इस टीम में 80 डॉक्टर शामिल हो चुके हैं और लगभग 1000 मरीजों को सलाह दे चुके हैं। तो एक तरफ जहां कुछ डॉक्टर गैर हाजिर थे, वहीं कुछ डॉक्टर्स इस तरह की समाज सेवा के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देने के लिए सामने आए हैं। तो ये अच्छी खबरें भी आप देख सकते हैं और ये भाई बहन ने एक ऐप भी लॉन्च किया है। और दिल्ली सरकार ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पीड़ित ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर delhi-government.in पर एक वैध फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड के विवरण और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ आवेदन कर सकते हैं। और झारखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए पिछले 2 सप्ताह से चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अब एक बार फिर से 13 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में पूर्व की भांति कई पाबंदियों के साथ चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही झारखंड में बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों का कोरोना टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है और उनके लिए 1 सप्ताह के लिए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि राज्य में पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नए संक्रमितों के मुकाबले ज्यादा हो गई है, ये बढ़ गई है। और इस दौरान 5804 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 5770 नए संक्रमित मिले हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। और इस बीच महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां होम आइसोलेशन का तरीका अपना घर, कई लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं अपने घर पर रहकर होम आइसोलेशन के जरिए, और लोग कोविड से संबंधित उचित व्यवहार का पालन कर रहे हैं और समय समय पर भाप ले रहे हैं और जरूरी दवाइयां ले रहे हैं, स्वस्थ भोजन का सेवन कर रहे हैं, उचित सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और घर पर भी मास्क पहन रहे हैं। होम आइसोलेशन के दौरान परिवार के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है और वहां पर किस तरह से होम आइसोलेशन में रहा जाए ये भी जानना चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे कोरोना हुआ था। तब 14 दिन मैं घर में ही थी। हर रोज़ मैं भाप लेती थी, गर्म पानी पीती थी। हर रोज़ मैं योगासन, व्यायाम करती थी और हर दिन मैं सात्विक आहार लेती थी। सैनिटाइज़र, मास्क इसका प्रयोग ज़्यादा करती थी और कोरोना की कोई भी डर मैंने मन में नहीं रखा। तब मैं जल्दी ठीक हो गई। मैं कॉलेज से आई थी, तब मुझे कोरोना के लक्षण दिखे तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरी टेस्ट की तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। तो उन्होंने बोला कि आप घर पे ही आइसोलेट हो जाओ। हम हो गए। फिर हमारे मम्मी पापा ने बहुत केयर की। हमें सुबह जल्दी उठाया और एग्स दिए, काढ़ा दिया, खाने को दिया, सब दिया। डॉक्टर ने जैसा बोला था हमने वैसा सब कुछ बोला, सब कुछ खाया। इसलिए हम अब बहुत अच्छे से ठीक हो गए हैं। कोविड के लक्षण दिखे जिसके वजह से हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टरों ने गोलियां दी और घर पे होम आइसोलेशन में रहने के लिए बोला। और होम आइसोलेशन में रहने के टाइम पे सब हेल्दी खाने के बोले, जैसे एग्स वगैरह और जिससे प्रोटीन्स मिले।
और ऑक्सीजन हमेशा चेक करने के लिए बोला था। और जो डॉक्टर ने गोलियां दी थी और आयुर्वेदिक की वजह से आज मुझे अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर ने हमको 15 डेज़ का कोर्स दिया था और होम आइसोलेशन में रहने के लिए बोला था। तो हम होम आइसोलेशन में थे, तो गोलियों के साथ हमने अच्छा खाना जो है प्रोटीन्स वगैरह वो सब लिए। को चलाया जा रहा है और इस तरह से तमाम सारे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आए हैं। किस तरह से चल रहा है ये सामुदायिक किचन, आइए देखते हैं। तो ऐसे संकट के समय में तमाम लोग सामने आए हैं जो दूसरों की मदद के लिए आए हैं। जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनका ध्यान में रखते हुए लोगों को भोजन मुहैया कराना, दवाएं मुहैया कराना और तमाम दूसरी तरह की सहायता कर रहे हैं। और दिल्ली में अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कुल स्टोरेज की क्षमता 478 मीट्रिक टन के करीब है। दिल्ली के अस्पतालों के पास स्टोरेज टैंक नहीं है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों का 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली को दे रहे हैं। उन राज्यों के प्रति भी हमारी जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के बाद भी ये दिल्ली के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। शायद दिल्ली के सप्लाई सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को राज्य को ऑक्सीजन आवंटन के आधार पर फॉर्मूले पर फिर से विचार करने की जरूरत है। घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। फॉर्मूले में कोविड केयर सेंटर, एम्बुलेंस को शामिल नहीं किया गया है। कोविड की तीसरी फेज का भी सामना करना है। आज अगर हम तैयारी करेंगे तो कोविड का तीसरा फेज आने पर उससे बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। सिर्फ ये नहीं देखना है कि राज्यों को ऑक्सीजन मिले, ये भी जानने की जरूरत है कि हॉस्पिटल तक ये कैसे पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने कहा कि तीसरे फेज में बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, लिहाजा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में उनको भी शामिल किए जाने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सरकार चिंतित है। दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट होना बेहद जरूरी है। ग्रामीण इलाकों को सिर्फ इसलिए तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए कि वो जोर से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू पर भी विचार करना चाहिए। 1.5 लाख डॉक्टर, 2.5 लाख नर्सेज ने मेडिकल कोर्स पूरा कर लिया है। वो नीट का इंतजार कर रहे हैं, वो खाली बैठे हैं। आने वाले समय में तीसरी लहर से निपटने में उनका अहम रोल होगा। तो कोविड से जुड़ी तमाम खबरों पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से सलमान हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं, मुंबई से श्यामा जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। सबसे पहले सलमान के पास चलते हैं, पटना। सलमान, सबसे पहले तो राज्य की स्थिति बताइए, किस तरह से वहाँ की अभी ताज़ा स्थिति है और किस तरह से निपटने की कोशिश की जा रही है, लॉकडाउन में किस तरह से पालन कराया जा रहा है? और देखिए निखिल, बात तो ये है कि कोरोना के जो अपसर्ज हुआ है, जो बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं, आपने खबरों में दिया भी है कि कल से लॉकडाउन यहाँ लागू हो गया है और उसका अमल सख्ती से कराया जा रहा है। यहाँ तक सख्ती है कि जो भी लोग बेवजह घूम रहे हैं सड़कों पर, उन्हें गिरफ्तार तक किया जा रहा है। अब तक पिछले 24 घंटों के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई गाड़ियां जब्त की गई हैं और ये ध्यान दिया जा रहा है कि बिल्कुल ही बिना ज़रूरत कोई घर से ना निकलने पाए। जो ज़रूरी सामान है जैसे दूध, फल, सब्जी वगैरह और किराना, वो उनकी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है और इस वजह से सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा है और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम सख्ती से अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो ये जो वबा है, जो बीमारी है, महामारी है, वो फैलेगी। अभी तक जैसे पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो राज्य भर में 14,000 से अधिक मामले आए हैं,
पिछले एक हफ्तों के दौरान 10,000 से लेकर के ये मामले बढ़ते बढ़ते 14,000 हुए और अभी भी पीक ऐसा लगता है, जैसा विशेषज्ञों ने कहा है कि पीक आई नहीं है। पटना सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 2,000 से ज्यादा मामले रोज आ रहे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा कम है, लेकिन इससे स्थिति की गंभीरता कम नहीं होती है। और साथ ही साथ कल नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अपने मंत्रियों के साथ और उच्च अधिकारियों के साथ, और साथ ही खास तौर पर इस बात पे बल दिया गया कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, कोई कालाबाजारी ना करे, और साथ ही साथ एम्बुलेंस जो मनमाना किराया वसूल कर रहे थे उन पर भी रोक लगाने के लिए दरें निर्धारित कर दी गई हैं। अब ये है कि जो न्यूनतम किराया है वो निर्धारित कर दिया गया है 50 किलोमीटर के लिए 2,500 रुपए। तो ये सारे कदम उठाए गए हैं और दवाओं की कालाबाजारी, रेमडेसिविर वगैरह की रोकने के लिए अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं और छापे भी पड़ रहे हैं। कई जगह से नकली दवाएं भी बरामद हुई हैं। तो ये सारे एहतियाती कदम बहुत तेजी से उठाए गए हैं। बिल्कुल सलमान, जब बात दवाओं की कालाबाजारी की और जिस तरह से आपने कहा कि लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं, हमने दो खबरें बिहार से जुड़ी हुई अभी इस बुलेटिन में ही पढ़ी। एक तो छपरा से था, जहां पर तमाम कुछ 17 डॉक्टर थे जो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ गया में एक भाई बहन है जिन्होंने एक ऐप भी इंट्रोड्यूस किया है जिसके जरिए तमाम और डॉक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए और मुफ्त में वो लोगों को सलाह दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं, किस तरह से इसको देखते हैं? जी, बहुत सारी सकारात्मक खबरें इस बीच आई हैं। एक तो अभी सहरसा से कल खबर आई कि एक परिवार है, शैलेश नाम के एक व्यक्ति हैं जो एक कोरोना वॉरियर के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने लगभग 50 लोगों को प्रतिदिन, जो ऐसे लोग हैं, देखिए हालत ये है कि अगर घर में सारे लोग कोरोना के मरीज हो जा रहे हैं तो घर में खाना तक नहीं बन रहा है जी। तो शैलेश ने ये कदम उठाया कि 50 परिवारों को वो खाना पहुंचा रहे हैं रोज, और ये बड़ा ही अच्छा इंतजाम उन्होंने किया है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स भी उभरे हैं जो घर घर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बन गए हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है इस मामले में, और कहीं भी ज़रूरत हो रही है तो लोग ट्वीट कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे खबर भेज रहे हैं, तो फिर घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। आज ही गोपालगंज की खबर थी कि वहां पर एक फैक्ट्री है जहां जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री थी बंद पड़ी थी, वहां पे 400 सिलेंडर वहां से अब रोज सप्लाई हो रहे हैं आसपास के जिलों में। छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है और मधुबनी वगैरह में। तो ये सारी स्थितियां आ रही हैं, बहुत सारी सकारात्मक खबरें भी जी बिल्कुल सकारात्मक खबरें, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और ये एक सबसे बेहतर बात है। अब चलेंगे श्यामा, आपसे अब जानना चाहेंगे महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में अब भी स्थितियां जिसको कहना चाहिए कि प्रतिकूल बनी हुई हैं, कोशिशें तमाम की जा रही हैं, बावजूद इसके अभी हालात बहुत नियंत्रण में नहीं कहे जाएंगे। क्या तस्वीर पेश करेंगे आप महाराष्ट्र की और खासतौर पर मुंबई की भी? देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई अपना जो डाउनफॉल है, डाउन ट्रेंड है पॉजिटिव कोविड नंबर्स का, वो काफ़ी दिनों से दिखा रहा है। लगभग 2 हफ्ते हम कह सकते हैं जिस हिसाब से मुंबई लो नंबर्स रजिस्टर कर रहा है, यहाँ एक अच्छी बात देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज 60,000 के आसपास में आता है जो पॉजिटिव कोविड केसेस है हर दिन का। ये नंबर 60,000 के जब नीचे आता है तो एक तरीके से रिलीफ भी आता है, लेकिन साथ ही ये भी एक बहुत यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अभी कोई ढिलाई नहीं की जा सकती है। भले ही कह सकते हैं कि एक फ्लैटन करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, प्लेटो आ गया है महाराष्ट्र के कोविड सिचुएशन का, लेकिन यहाँ पर हम कोई ढिलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमने सेकेंड वेव देखा बहुत ज़ोर से और एक तरीके से बहुत हानिकारक निकला, थर्ड वेव भी आने की पूरी गुंजाइश है। और कल जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्टेट को संबोधित किया, उन्होंने क्लियरली ये बात बताई कि जो थर्ड वेव है वो डेफिनेटली हिट करने वाला है स्टेट को, और ये बात बताई जा रही है, कई सारे अन्य मिनिस्टर्स से भी बात ये आई है कि जुलाई या अगस्त सितंबर के दौरान में ये तीसरा वेव जो है वो आने वाला है। इसके लिए पहले से ही सारी तैयारी कर ली जाए ताकि सेकेंड वेव जैसी जो स्थिति हुई थी वैसे ना हो। तो जो ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी है करंटली अगर बात करें तो वो 1200 मेट्रिक टन की है, लेकिन इसे बढ़ा के 3000 मेट्रिक टन करने की बात चल रही है। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में बेड्स आते हैं, ऑक्सीजन
सिलेंडर्स आते हैं या जो अन्य दवाइयाँ या इंजेक्शंस की बात है, उसे भी किस तरीके से स्टेट खुद आत्मनिर्भर बन सकता है, उसमें ये सभी बातें चल रही हैं। तो एक तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है यहाँ पर तीसरी वेव को अपने तक में उसका पहुंचे तो सामना करने के लिए महाराष्ट्र तैयार रहे इस चीज़ को लेके। इसमें वैक्सीनेशन भी काफ़ी एक बड़ा जो रोल है वो निभा रहा है। लेकिन अगर करंटली बात करें तो महाराष्ट्र के पास में अभी डोजेस उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो स्पीड चल रहा है वैक्सीनेशन का वो थोड़ा यहाँ पर हल्का हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र ने 5 लाख भी वैक्सीनेशंस एक दिन में एडमिनिस्टर किए हैं, लेकिन अब अगर आप देखें तो मुश्किल से ये आंकड़ा लाख तक टच कर रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन डोजेस हमारे तक पहुंचे और जितना भी पॉपुलेशन अभी तक कवर नहीं हो पाया है उसे कवर कर सके, ताकि जब थर्ड वेव हिट हो तो हम पूरी तरीके से तैयारी रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, आपने कम से कम 2 अच्छी खबरें बताई। एक तो ये कि जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बहुत तेजी से अब नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी जो संख्या है कहीं ना कहीं एक प्लेटू सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात आपने एक अच्छी बताई कि तीसरे वेव के लिए तैयारी की जा रही है, उसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। अजीत, आपसे भोपाल और मध्य प्रदेश की बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी उन्होंने वैक्सीनेशन की बात बताई श्यामा ने, और साथ ही साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तमाम सारी किल्लत की खबरें जब हम तमाम सारे राज्यों में देखते हैं तो ये भी जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से इन चीज़ों से निपट रहा है मध्य प्रदेश। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी जो है जो कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं वो करीब 90,000 के करीब हैं, और पूरे प्रदेश में इसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। हालांकि जो कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाने की जो अधिकार है वो जिला आपदा प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन के पास है, और वहाँ की स्थानीय स्थिति को देखकर वो निर्णय लेते हैं। राजधानी भोपाल में 10 मई तक जो है वो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार जो है, अब अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ 10 दिनों के जो आंकड़े हैं उसको देखें तो हम 5% जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें कमी आई है मध्य प्रदेश में, और साथ ही जो मृत्यु दर है उसमें भी लगातार जो है वो पिछले कुछ दिनों से कमी बनी हुई है। साथ ही जो नए संक्रमित जो लोग आ रहे हैं उनसे ज्यादा जो है जो स्वस्थ होकर जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये प्रदेश के लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है मामले कोरोना के बढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में, और तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो चरमरा सी गई थी, लेकिन अब जो है हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लगातार जारी है, कई प्लांट जो है स्टेब्लिश किए गए हैं मध्य प्रदेश में। साथ ही जो अन्य राज्यों से जो सप्लाई आ रही है उसको भी सुनिश्चित किया गया है कि वो टाइम पर बिना किसी बाधा के वो जो है वो पहुंचे। साथ ही रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है उनकी जो है सप्लाई जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में आ रही है। साथ ही जो एक दिक्कत थी बीच में ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की, वो लगभग पहले से काफी कम हो गई है, और अब लोगों को आसानी से जो है बेड अवेलेबल हो पा रहे हैं। साथ ही जो स्वस्थ लोग हो रहे हैं उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। वैक्सीनेशन की बात किया तो मध्य प्रदेश में कल से जो है 18+ का जो है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जो मई महीने में करीब 9 लाख जो है लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, और ये वैक्सीनेशन जो है लगातार जारी रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला ये लिया गया है, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी कि इस आपदा के समय में कई हॉस्पिटल जो है वो बहुत ज्यादा जो है बिल चार्ज कर रहे हैं, साथ ही जो एम्बुलेंस वाले जो है बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, तो इसको देखते हुए सरकार ने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है, रेट निर्धारित कर दिए हैं कि अस्पताल में कौन सी सुविधा के लिए अस्पताल जो है मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है। साथ ही एम्बुलेंस के लिए दर निर्धारित कर दी गई है कि एम्बुलेंस का प्रकार क्या होगा, एम्बुलेंस में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, और उन सुविधाओं के हिसाब से दूरी के हिसाब से जो है वो दरें तय कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी राहत आम लोगों को मिली है, जो कि लगातार जो है आपदा के समय में कई अस्पताल ऐसे थे जो कि लगातार ज्यादा पैसा ले रहे थे, लोगों से ज्यादा चार्ज कर रहे थे। इसको देखते हुए सरकार ने इससे पहले इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जी बिल्कुल। प्रदेश में देखिए लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, तमाम जो अगर महाराष्ट्र से लगे जिले थे वहां पर ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें ज्यादातर जो नया स्ट्रेन था वो पाया गया था, तो वहां पे हालत जो है काफी गंभीर थी। हालांकि अब जो है स्थानीय प्रशासन और तमाम जो स्वयंसेवी संगठन है वो सब मिलकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। अजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? खबर ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से अजीत अचानक से जो केस जो है 1 हफ्ते में कई गुना हो गए थे, अब वो काफी कम। चलिए, अजीत हमें सुन नहीं पा रहे हैं। दरअसल हम अजीत से जानना चाह रहे थे, यही सवाल हम सलमान हैदर के पास आएंगे। सलमान, इससे पहले कि हम नितेंद्र के पास जाएं और सारे देश की स्थिति जानने की कोशिश करें कि किस तरह की पूरे देश में स्थिति है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है बिहार में, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा।
देखिए, वैक्सीनेशन कल तक की जो स्थिति है वो 76,60,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और इनमें 62 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज टीके की ले ली है और 14.5 लाख के करीब ऐसे हैं जो पहली डोज उनको मिली है। तो इस तरह से जो स्थिति है वो अभी टीकाकरण तो जारी है, सभी सरकारी अस्पतालों में लगातार चल रहा है। नगर निगम का जो मुख्यालय है पटना का, वहां भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है और टीके लगातार लगाने का काम जारी है। मीडिया को जो फ्रंट लाइन वर्कर्स अभी राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है, तो मीडिया के लोगों को भी लगातार टीके लगाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत आपने सार्थक खबर बताई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। सलमान आपका, श्यामा आपका मुंबई से और अजीत आपका भोपाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन खबरों को साझा करने के लिए। और अब बात ताजा खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और नई सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन राज्य में चुनाव के बाद हिंसा का दौर जारी है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आया है। गृह मंत्रालय ने एक 4 मेंबर्स की टीम को बंगाल भेजा है, जो हिंसा की जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच गई है। अतिरिक्त सचिव स्तर के अफसर की अगुवाई में ये 4 सदस्यीय टीम भेजी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले राज्य से रिपोर्ट भी तलब की थी और हिंसा को लेकर जानकारी मांगी थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रविवार को चुनाव नतीजे घोषित किए गए, जिसके बाद से ही राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई। इस दौरान आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट की गई और 10 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या भी की गई। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस टीम का क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या पावर्स होंगी, किस तरह से ये इस पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट कब तक इसको सौंपनी है, क्या है इसका पूरा एम्बिट? देखिए, हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय की जो 4 सदस्यीय टीम अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल भेजी गई है, वो जो जमीनी स्तर पर जहां पर जो हिंसा हुई है, जो हिंसा पीड़ित लोग हैं, उनसे मुलाकात कर सकती है। उन इलाकों में जाकर एक तरह से ये देख सकती है कि कितनी हिंसा हुई है। और चूंकि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार हिंसा की खबरें आई, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की खबरें आई और ये हिंसा कई इलाकों में फैल भी रही है, बढ़ भी रही है। तो ये पूरी जो है इस पूरी जो हालात है उसका जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय टीम गई है और वापस आकर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। और ये टीम इसलिए भेजी गई है निखिल, चूंकि राज्य सरकार को हम जानते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि वो रिपोर्ट दें जो हिंसा हुई है कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनावी नतीजे आने के बाद, उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी गई थी, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजी गई। उसके बाद एक रिमाइंडर भी भेजा गया था राज्य सरकार को, लेकिन उसके बाद गृह मंत्रालय ने ये एक सख्त और कदम उठाते हुए खुद ही 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल भेजने का फैसला किया। हम जानते हैं कि इससे पहले भी आप देखें तो लगातार इस मुद्दे को लेकर जो तमाम तस्वीरें हमने देखी पिछले कुछ घंटों में, एक तरह से कह सकते हैं जब चुनावी नतीजे आने के बाद से ही कुछ घंटों में हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल और में आती रही। और बीजेपी का तो ये भी आरोप है कि कई गांवों में ये हिंसा फैली है। तो निश्चित तौर पर अब गृह मंत्रालय की ये जो टीम है ये वहां पर मौके पर जाकर जायजा लेगी कि हालात कैसे हैं और क्या हिंसा के जो हालात हैं वो काबू में हो रहे हैं या फिर उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट वो फिर आकर गृह मंत्रालय को देंगे। जी, आपने शैलेंद्र बताया कि जो रिपोर्ट तलब की थी, विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी पश्चिम बंगाल सरकार से, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने उस पर एक तरह से कहीं ना कहीं कोई जिसको कहते हैं जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधे रहे पश्चिम बंगाल की सरकार। अब ये गृह मंत्रालय की टीम वहां जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक फेडरल सिस्टम में एक दूसरे को मदद करते हुए और चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है और ये शायद नहीं दिख रहा है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से? देखिए, हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार पर ये आरोप लगता रहा था पहले भी, जब चुनाव से पहले भी देखे ममता बनर्जी की अगुवाई में जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी उसमें भी एक तरह से देखें तो कई ऐसे आरोप लगते रहे थे और खुद राज्यपाल ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए थे कि जो प्रशासन है वो एक तरह से मूक दर्शक बना रहता है जब राजनीतिक हिंसा की जो घटनाएं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की जो घटनाएं होती हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। और इस बार चुनावी नतीजे आने के ठीक बाद से ही जिस तरह की हिंसा हुई है, राज्यपाल ने कहा भी कि दरअसल जो रिपोर्ट तैयार हो रही है उसकी जानकारी उन्हें जल्द से जल्द दी जाए। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में नई सरकार ने शपथ ग्रहण किया है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है और ये कहा भी कि वो देखेंगे कि इस तरह की जो हिंसा है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। लेकिन कई सवाल इसलिए उठते हैं कि जो बयान आप देखें ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिले थे कि हमेशा अर्धसैनिक बल राज्य में नहीं रहेंगे और टीएमसी कार्यकर्ताओं को उकसाने वाले बयान एक तरह से देखें बीजेपी आरोप लगाती रही थी। और जिस तरह से हिंसा हुई इसी बात से जिसमें संबंध आरोप है रखते टीएमसी हुए कार्यकर्ताओं एक पर बात जानना समझना चाहेंगे आपसे कि अगर राज्य सरकार जिस तरह से देख रहे हैं कि इतनी भयावह स्थिति है और लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है और वो उसको काबू में नहीं कर पा रही है, कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है, बावजूद उसके कहीं न कहीं गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ है कि लोगों को सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि लोग सुरक्षित रहेंगे और ये हिंसा बंद हो, तब जबकि राज्य में जो सरकार है वो इसके लिए कहीं न कहीं सक्रिय नहीं दिख रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि गृह मंत्रालय राज्य सरकार से कहेगा कि वो सुनिश्चित करें कि इस तरह की कोई हिंसा की घटना न हो और जो जहां भी हिंसा हो रही है उन पर तुरंत काबू पाया जाए और साथ ही साथ इस हिंसा के पीछे जो लोग हैं यानी जो दोषी लोग हैं जिन पर आरोप है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि एक विस्तृत रिपोर्ट इसलिए मांगी गई थी राज्य सरकार से, लेकिन उस समय पर रिपोर्ट नहीं आई, रिमाइंडर भी भेजा गया था। तो गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया कि खुद गृह मंत्रालय से जुड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जाकर मौके पर एक तरह से इसका मुआयना करेंगे कि राज्य में हिंसा को लेकर हालात क्या हैं और क्या इस पर काबू पाया जा रहा है, राज्य का जो प्रशासन है जो पुलिस है वो काम कर रही है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर रही है। अब जब ये इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद गृह मंत्रालय आगे का कदम क्या होगा, हो सकता है कि वो और सख्त निर्देश राज्य सरकार को दे। क्या जानते हैं कि चूंकि राज्य सरकार की पुलिस पर राज्य प्रशासन पर ये आरोप पहले बीजेपी लगाती रही थी कि जब इस तरह की हिंसा होती है तो वो मूक दर्शक बने रहते हैं। तो ऐसे में क्या तैनाती की जा सकती है ऐसे हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की या फिर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब पर देखना होगा। लेकिन ये सब जब रिपोर्ट आएगी, जो टीम गई है उसके जायजा लेने के बाद ही आगे क्या कदम गृह मंत्रालय उठाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकार को लगातार ये कहा भी गया है कि वो तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें चिन्हित करके जिन्होंने हिंसा की है चुनावी नतीजे आने के बाद, और इसमें कोई कोताही न बरती जाए। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जो गृह मंत्रालय की टीम गई है उसकी रिपोर्ट कई मायनों में बेहद अहम होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। पूर्व मंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में आज कुछ नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। बाकी बचे विधायकों को कल शपथ दिलाई जाएगी। तीसरी बार ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की सीएम का पद ग्रहण करने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को बंगाल विधानसभा का सत्र बुलाने की घोषणा की है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होगा। 8 मई को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इस कार्रवाई में तौसीफ अहमद नाम के आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चारों आतंकियों को घेरने के बाद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उन सब से आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि एक नए आतंकी ने उनकी बात मानकर सरेंडर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए।
और बात तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी के विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुने जाने के एक दिन बाद डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बुधवार को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। स्टालिन ने पुरोहित को 133 नवनिर्वाचित विधायकों और उनके मंत्रिपरिषद की सूची में हस्ताक्षरित समर्थन पत्र भी दिया। डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह का आज निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 82 साल की उम्र में चौधरी अजित सिंह ने आखिरी सांस ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे चौधरी अजित सिंह बीते कई दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित थे। एक किसान नेता के तौर पर पहचान रखने वाले अजित सिंह का दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी लंबे अरसे तक देखने को मिला। वे कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौधरी अजित सिंह के निधन पर ट्वीट किया कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के निधन की सूचना से दुख हुआ। उन्होंने किसानों के हित में हमेशा आवाज उठाई। जनप्रतिनिधि और मंत्री के रूप में उन्होंने देश की राजनीति पर एक अलग छाप छोड़ी। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी शोक संवेदना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने आज घोषणा की है कि उसने दिल्ली के हवाई अड्डे पर एक अर्ध रोबोट हाइब्रिड वाहन टैक्सी बोट का 1000 मूवमेंट पूरा कर लिया है। इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ईंधन की बचत करने में हवाई अड्डे को काफी मदद मिली। 2 साल पहले शुरू किए गए टैक्सी बोट के उपयोग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग 532 टन कार्बन को कम करने में मदद की है। इसने एयरलाइंस को 2,14,000 लीटर एविएशन टरबाइन फ्यूल बचाने में मदद की। इतना ही नहीं, टैक्सी बोट से दिल्ली के हवाई अड्डे को जमीनी मूवमेंट और टैक्सीइंग शोर के दौरान विमान को विदेशी वस्तु से के मलबे से नुकसान के जोखिम को कम करने में भी काफी मदद मिली। मई 2019 में इस ग्रीन टैक्सीइंग समाधान को अपनाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का एकमात्र हवाई अड्डा था। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कथित रूप से 4,355 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के 3 पूर्व निदेशकों मुक्ति बीबीसी, तृप्ति सुहास बैने और राजनीति तारा सिंह को मेरिट पर जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीडी नायक की एकल पीठ ने तीनों के आवेदन को 1 लाख रुपए के नगद बॉन्ड पर जमानत देने की अनुमति दी, लेकिन डॉक्टर विश्वनाथ श्रीधर प्रभु की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने इस शर्त के साथ जमानत दी है कि आरोपी जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मई 2020 में सेशन कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें।
प्रीमियर लीग के दिग्गज क्लब चेल्सी ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में स्थान बना लिया है। कल रात स्टैमफोर्ड ब्रिज में रियल मैड्रिड के खिलाफ खेले गए दूसरे लेग के मैच में चेल्सी ने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को 2-0 से हरा दिया। इस तरह पहले लेग के स्कोर 1-1 के आधार पर एग्रीगेट स्कोर 3-1 से चेल्सी ने जीत दर्ज की। शुरू से ही शानदार खेल दिखा रहे चेल्सी को खेल के 28वें मिनट में गोल करने का मौका मिला, जब उनके खिलाड़ी टीमो वर्नर ने हेडर के जरिए गोल दागकर अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद पहले हाफ में और कोई गोल देखने को नहीं मिला। खेल के 85वें मिनट में क्रिस्टियन पुलिसिक के पास पर मेसन माउंट ने गोल कर चेल्सी की जीत पर मुहर लगा दी। अब 29 मई को इस्तांबुल के अतातुर्क ओलंपिक स्टेडियम में चेल्सी का सामना मैन सिटी से होगा। और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि आईपीएल के मैचों के दौरान किसी भी तरह के बायो बबल का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन खिलाड़ी कैसे संक्रमित हुए यह कहना कठिन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक होटल में चेक इन करने से पहले वहां के स्टाफ को अलग नहीं किया गया था, जो कि सबसे बड़ी लापरवाही थी। साथ ही स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को बायो बबल के अंदर नहीं रखा गया। बीसीसीआई ने पिछले सप्ताह कहा था कि आईपीएल 2021 का बायो बबल पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह की समस्या नहीं है, लेकिन इस बयान के 3-4 दिन के बाद ही खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित हो गए, जिस कारण इस साल के आईपीएल संस्करण को स्थगित करना पड़ा। और खबर टेनिस के कोर्ट से। विश्व नंबर 1 स्पेन के राफेल नडाल ने मैड्रिड ओपन टेनिस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। नडाल ने हम वतन युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज को सीधे सेट्स में 6-1, 6-2 से मात दी। 18 वर्षीय कार्लोस इस मैच में अनुभवी नडाल के सामने टिक नहीं पाए और पहले सेट में 1 और दूसरे सेट में 2 बार में ही अपनी सर्विस बचाने में कामयाब रहे। अब आज होने वाले राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में नडाल का सामना एक अन्य युवा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपेरिन से होगा, जिन्होंने कल जेनिक सिनर को शिकस्त दी थी। गौरतलब है कि नडाल ने पिछले सप्ताह ही बार्सिलोना ओपन के फाइनल में सिपास को रोमांचक मुकाबले में हराकर विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। विश्व प्राइम में सबसे पहले बात कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 15 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण में अब तक 32 लाख 55 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 13 करोड़ 32 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 33 लाख के पार जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा लगभग 6 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 49 लाख से ज्यादा हो गए हैं। ब्राजील में अब तक 4 लाख 14 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना से कुल 57 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और अमेरिका ने कोरोना वायरस वैक्सीन पेटेंट हटाने का समर्थन किया है। अमेरिका ने वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से बाहर रखने के विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहल को समर्थन किया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन बौद्धिक संपदा की सुरक्षा का समर्थन करता है, लेकिन वैक्सीन पेटेंट में छूट सिर्फ कोरोना वायरस महामारी को खत्म करने के लिए दी जा रही है। हालांकि इसी के साथ कैथरीन ताई ने यह भी कहा कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच इस पर सहमति में फिलहाल वक्त लगेगा। बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस में मंगलवार को निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर वैक्सीन से पेटेंट हटाने के लिए कहा था। पत्र पर 110 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें कोरोना वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग की है। भारत ने इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक प्रस्ताव भी भेजा था। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन में भी वैक्सीन पेटेंट की छूट के लिए कोशिश की थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीन पेटेंट हटाने के पीछे तर्क दिया था कि इससे वैक्सीन उत्पादन में तेजी आएगी। G7 समूह ने रूस और चीन को फटकार लगाई है। G7 समूह के नेताओं ने
रूस को दुर्भावना से भरा हुआ बताया, जबकि चीन को धमकी देने वाला बताया। G7 समूह ने कहा कि रूस, चीन और कोरोना वायरस आज के समय के सबसे बड़े खतरे हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि रूस लोकतंत्र को कमजोर करने और यूक्रेन को धमकी देने की कोशिश कर रहा था, जबकि चीन मानवाधिकारों के हनन का दोषी है और दूसरों को धमकाने के लिए अपने आर्थिक रसूख का इस्तेमाल कर रहा है। G7 ने कहा कि वो चीन की दमनकारी आर्थिक नीतियों को रोकने और सामूहिक रूप से कोर G7 देशों की तुलना में पश्चिम को अधिक व्यापक गठबंधन के रूप में पेश करने के एक कदम के हिस्से के तौर पर रूसी आर्थिक नीतियों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देगा। खबर इजरायल से, जहां राष्ट्रपति रिवलिन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी यार लैपिड को नई सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए चुना है। राष्ट्रपति रिवलिन ने एक टेलीविजन संबोधन में लैपिड के रूप में अपनी पसंद की घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व वित्त मंत्री को संसद के 120 सदस्यों में से 56 का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ये संख्या अभी भी बहुमत से कम है। इजरायल के सबसे लंबे समय तक सक्रिय नेता नेतन्याहू 2019 से 4 अनिर्णायक चुनावों के दौरान अपने पद पर बने रहने का संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, जिससे वो इनकार करते रहे हैं। नामांकन को स्वीकार करते हुए यश एडिट पार्टी के प्रमुख लैपिड ने कहा कि उनका उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है जो इस तथ्य को प्रतिबिंबित करेगा कि हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। इसके साथ ही लैपिड ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक अभियोग का हवाला देते हुए नेतन्याहू के साथ सरकार में काम करने से इनकार कर दिया। और बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। तो इस सेगमेंट के साथ ही हम अपने इस समाचार बुलेटिन के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि न्यूयॉर्क के बॉटनिकल गार्डन में 92 वर्षीय जापानी कलाकार योयोई कुसुमा ने पार्क के पेड़ों और अन्य आकृतियों पर अपनी शानदार जीवंत चित्रकारी से लोगों का मन मोह लिया है। आप इस पर एक नजर डालिए और हमें दीजिए इजाजत। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी उसका पालन करते रहिए। नमस्कार।